Assalamualaikum dear aspirants. I hope your preparation remains focused and disciplined. आज का हमारे पास टॉपिक है फाशिज्म एंड द फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इन द इंटरवार पीरियड, एनालिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस बिटवीन 1919 एंड 1939। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ में, और ये टॉपिक हमारे सीएसएस और हमारे पीएमएस एग्ज़ाम्स के लिए है, हाईली रेलिवेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे समझने से आप एवेल्यूएट कर सकते हैं कि कैसे एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़, अथॉरिटेरियन रजीम्स और वीक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने 1919 से 1939 के दौर में वर्ल्ड पीस को थ्रेटन किया, और इंटरवार पीरियड में फाशिज्म ने स्टेट बिहेवियर और ग्लोबल सिक्योरिटी के डायनामिक्स को फंडामेंटली अल्टर किया और लीग ऑफ नेशंस के लिमिटेशंस को भी हाईलाइट किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्राइसिस को डिफ़ाइन करते हैं, फाशिज़म को डिफ़ाइन करते हैं। फाशिज़म से क्या मुराद है? तो फाशिज़म जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो अथॉरिटेरियन गवर्नेंस, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और स्टेट सेंटर्ड कंट्रोल को प्रमोट करती है। ठीक है, ये 1920 और 1930 में इटली, जर्मनी और जापान में प्रोमिनेंट हुई। और फाशिस्ट स्टेट्स इंडिविजुअल्स फ्रीडम्स को लिमिट करते हैं और कलेक्टिव ओबीडियंस और मिलिट्री टेररिज्म को एम्फिसाइज करते हैं। ठीक है, इंटरवार कॉन्टेक्स्ट में फाशिज्म का राइज अनबैलेंस्ड पावर स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से लिंक था। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल डिफेंस थ्रू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरली द लीग ऑफ नेशंस डिजाइन टू प्रिवेंट एग्रेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी का बेसिक प्रिंसिपल है कि इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्टेट्स एक दूसरे को एग्रेशन, जो उनका एग्रेशन है उसको प्रिवेंट करें, और लीग ऑफ नेशंस 1919 में एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, टू इन्फोर्स दीज प्रिंसिपल्स, और आइडियली अगर कोई स्टेट एग्रेसिव एक्शन ले तो अदर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। तो ये टॉपिक जो है ये आपको डिमोन्स्ट्रेट करता है कि आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस का कॉम्बिनेशन कैसे ग्लोबल पीस को अंडरमाइन कर सकता है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ इंटरवार डिप्लोमेसी और वर्ल्ड वार 2 के प्रीलुड को एवेल्युएट करना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ फाशिज्म। फाशिज्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, फाशिज्म ओरिजिनेट हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जब इकोनॉमिक हार्डशिप और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेलेंट थी। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल्स में जो है वो अल्ट्रा नेशनलिज्म है। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द स्टेट है, इसके साथ मिलिटरिज्म, एंटी कम्युनिज्म शामिल हैं। तो फाशिस्ट मैस मोबिलाइजेशन और प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। ठीक है, और फाशिस्ट स्टेट सेंट्रलाइज्ड पावर इस्टेब्लिश करते हैं। पॉलिटिकल जो ओपोजिशन है वो सप्रेस होती है, मीडिया और जुडिशरी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो सिटीजन्स और सिटीजन्स के ऊपर जो है स्टेट लॉयल्टी और ओबीडियंस मैंडेटरी होती है। तो ये जो है वो टोटलिटेरियन कंट्रोल, इंटरनल स्टेबिलिटी और रैपिड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। और मिलिटरिज्म, नेशनलिज्म और एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज़ क्या हैं? तो फैशिस्ट रजीम्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेरिटोरियल एक्सपेंशन नेशनल ग्रेटनेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मुसोलिनी और हिटलर ने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ परस्यू की जो रीजनल और ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स को ट्रिगर करती है। और इसके अलावा जो है इटली में मुसोलिनी ने 1922 में पावर गेन की और वन पार्टी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम से डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो कंसोलिडेट हुआ। 1922 to 1935 March on Rome, consolidation of fascist states apparatus, pursuit of Mediterranean dominance and African colonialism, and Nazi Germany 1933 to 1939 आइडियोलॉजी एक्सपेंशन और स्ट्रेटजिक गोल्स। जर्मनी ने जो है वो जर्मनी में हिटलर ने 1933 में पावर गेन की। ठीक है, नाजी आइडियोलॉजी में एंटी सेमिटिज्म और लेबनस्ट्रॉम और मिलिटराइजेशन सेंट्रल हैं। ठीक है, जर्मनी और रीआर्ममेंट और इसके अलावा रिनलैंड ऑक्यूपेशन के जरिए वर्सलिटी को चैलेंज किया। ठीक है, और स्पेन और जो जापान है, ओरिजिनल फाशिस्ट इन्फ्लुएंसेस स्पेन में जो है वो फ्रांस को, और जापान में जो है मिलिटरिस्ट नेशनलिज्म रजीम्स ने फाशिस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट किए। ठीक है, रीजनल एक्सपेंशन और इंपीरियल एम्बिशंस ने ग्लोबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को डिस्टेबलाइज किया। तो ये है अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशंस अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे हम चैलेंजेस क्या हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी को
तो लीग ऑफ नेशंस मैंडेट आर्टिकल 10 गारंटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर स्टेट्स थ्रू कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस का मैंडेट इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना था, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना और मेंबर स्टेट्स के एग्रेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो लीग में इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म लिमिटेड थे और डिसीजंस जो थे वो यूनैनिमिटी के बेसिस के ऊपर डिपेंड करते थे, जो प्रैक्टिकल एक्शन डिले करता था। और लिमिटेशंस क्या थी प्रिवेंटिंग एग्रेशन। लीग में सैंक्शंस और मॉरल कंडमनेशन अवेलेबल थी। ठीक है, लेकिन मिलिट्री इन्फोर्समेंट एब्सेंट था। और पावरफुल स्टेट्स जैसे कि जर्मनी है, जापान है, इन्होंने लीग रेजोल्यूशंस इग्नोर किए। इकोनॉमिक सैंक्शंस इनफेक्टिव साबित हुए क्योंकि एग्रेसिव पावर्स अल्टरनेटिव अलाइज और रिसोर्सेज डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है इटली है और इसके अलावा जापान और इसमें जो जर्मनी है, उन्होंने लीग की जो यानी कि अथॉरिटी है उसको इग्नोर किया और मिलिट्री एक्सपेंशन परस्यू की। लीग की जो इनेबिलिटी है, इसने एग्रेसर स्टेट्स को कॉन्फिडेंस दिया कि इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मिनिमल रहेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। क्रिटिकल सिक्योरिटी फेलियर्स। एथियोपिया की अगर हम बात करें तो इटली ने एथियोपिया पर अटैक किया। ठीक है, और लीग में कंडेम किया गया, लेकिन इफ़ेक्टिव मिलिट्री रिस्पांस नहीं हुआ और सैंक्शंस लिमिटेड और सेलेक्टिव थी। तो ये केस डिमोन्स्ट्रेट करता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो फेल हो गई थी अगेंस्ट डिटरमाइंड एग्रेसर्स। ठीक है, और इसके अलावा मैंचूरा और चाइना की अगर हम एग्जांपल लें तो जापान ने 1931 में मैंचूरा ऑक्युपाई किया। लीग में प्रोटेस्ट और इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन जापान रिज़ाइन कर गया और एक्सपेंशन कंटिन्यू हुई। ठीक है, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो है प्रैक्टिकल वीकनेस को एक्सपोज करता है। फिर रिनलैंड और सुडेटनलैंड की हम एग्जांपल लेंगे। जर्मनी ने 1936 में जो है वो रिनलैंड रीमिलिटराइज किया और 1938 में सुडेटनलैंड एनेक्स किया। यूरोपियन पावर्स ने अपीजमेंट अडॉप्ट की। ठीक है, और लीग ने लिमिटेड जो है वो एक्शन लिया। तो ये फेलियर्स इंटरवार डिप्लोमेसी और वर्ल्ड वार 2 के प्रील्यूड को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, मल्टीलेटरल क्लैप्स, पावर रीअलाइनमेंट और पाथ टू वार। फाशिस्ट एग्रेशन और लीग के फेलियर्स मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करते हैं। ठीक है, स्टेट्स जो हैं इंडिविजुअल सर्वाइवल और नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूनिलेटरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं और ब्रिटेन और फ्रांस अपीजमेंट अडॉप्ट करते हैं। यूएसएसआर कॉशियस और प्रेगमेटिक अलायंसेस परस्यू करता है। ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स इनसिक्योर और वल्नरेबल रहते हैं। और फाशिस्ट एक्सपेंशन अपीजमेंट इसके अलावा जो है यानी फेल्ड जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली वर्ल्ड वार 2 के आउटब्रेक के लिए कॉन्डेंसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिटर्मिनेट्स की। तो अगर हम देखें यानी जो ग्रेट डिप्रेशन है और रिपरेशंस ने सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म फ्यूल किया। ठीक है, फाशिज्म जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी और नेशनल प्राइड का जो है वो प्रॉमिस करता है। और नेशनल जो यानी इसके अंदर ह्यूमिलिएशन है और आइडेंटिटी है क्राइसिस है, इसमें पब्लिक मैस मोबिलाइजेशन और मिलिटरिस्ट एजेंडा को सपोर्ट करती है। और इसके अलावा वीक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं अथॉरिटेरियन रजीम्स के राइज को फैसिलिटेट करते हैं। इटली और जर्मनी में जो है वो डेमोक्रेसी क्लैप्स फाशिस्ट कंसोलिडेशंस को का जो है वो प्री कंडीशन था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके फेलियर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो रियलिस्ट थे, ठीक है, वो उनका अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट्स बिहेवियर फंडामेंटली इंटरेस्ट और सर्वाइवल बेस्ड है। ठीक है, यानी आइडियोलॉजी जो है वो सेकेंडरी है और फाशिस्ट एक्सपेंशन पावर पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। और लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करें तो लिबरल्स जो हैं वो फोकस करते हैं लीग का स्ट्रक्चरल वीकनेसेस और इन्फोर्समेंट फेलियर्स के ऊपर। और कलेक्टिव सिक्योरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और कमिटमेंट हो। ठीक है, और जो यानी कि रिविजनिस्ट हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो एम्फिसाइज करते हैं कि फाशिस्ट आइडियोलॉजी और मैस मोबिलाइजेशन ने इंटरनेशनल डिसीजंस और अपीजमेंट पॉलिसीज़ को शेप किया। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। फाशिज्म ने इंटरवार डिप्लोमेसी, अलायंसेस और सिक्योरिटी
फ्रेमवर्क्स को डिस्टेबलाइज किया, लीग ऑफ नेशंस की फेलियर्स ने अग्रेसिव स्टेट्स को इनकरेज किया और वर्ल्ड वार 2 के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रिपेयर हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको डिमोस्ट्रेट करता है कि आइडियोलॉजी और वीक इंस्टीट्यूशंस कंबाइन होकर पीस को अंडरमाइन कर सकते हैं। तो लेसन्स फॉर मॉडर्न डिप्लोमेसी और मल्टीलेटरलिज्म क्रिटिकल हैं। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर इंसाइटफुल लगा हो तो अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर करें और नोट्स बनाएं और कमेंट करें। अगर आपको इंटरेक्टिव स्लाइड्स, केस स्टडी और इसके साथ साथ क्विक रिवीजन MCQs चाहिए फॉर फोकस्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन।